कैसे हो बच्चों? आज मैं आपको इस्लाम एवं सल्तनत कालीन भारत के बारे में बताऊंगी। ये हमारा चौथा भाग है। इस भाग में मैं आपको गुलाम वंश के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। यह सर्वविदित है कि भारत को अपने धन एवं वैभव की उपलब्धता के कारण सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसकी इस प्रसिद्धि ने ही विदेशी आक्रांताओं को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में 12वीं सदी में जिस वंश का भारत में उदय हुआ, उसी से सल्तनत काल के प्रारंभिक युग का सूत्रपात हुआ। इतिहासकारों के मत से 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासन काल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद / सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। ये 5 वंश थे, जिसमें से पहला है गुलाम वंश या मामलुक वंश या इल्बरी वंश। इसका जो काल रहा है वो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। दूसरा है खिलजी वंश। ये इसका काल जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। और तीसरा है तुगलक वंश। ये 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा। और चौथा है सैयद वंश। ये 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक था। और पांचवा है लोधी वंश। ये 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी वंश लोधी वंश अफगान थे। मुहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। इस सल्तनत ने न केवल बहुत से दक्षिण एशिया के मंदिरों का विनाश किया, साथ ही अपवित्र भी किया, पर इसने भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली सल्तनत अपने आप में महत्वपूर्ण काल है, जिसमें महिला ने भी शासन की बागडोर संभाली थी। अंत में मुगल सल्तनत द्वारा इस साम्राज्य का अंत हुआ। पहला गुलाम वंश मामलुक वंश या इल्बरी वंश। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक इसका शासन रहा। तो गुलाम वंश को इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। इसका विवरण इस प्रकार है। पहला गुलाम वंश। प्रारंभिक इतिहासकारों ने इसे गुलाम वंश कहा क्योंकि इस वंश के कुछ शासक गुलाम रह चुके थे, लेकिन यह नाम सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है। और दूसरा है मामलुक वंश। यह नाम भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मामलुक का अर्थ ऐसे गुलाम से है जिनके माता पिता स्वतंत्र हों, या ऐसे दास जिन्हें सैनिक कार्यों में लगाया जाता था। और तीसरा है इल्बरी वंश। यह जो है नाम सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर इस वंश के सभी शासक इल्बरी जाति के तुर्क थे। जिसमें से पहला है गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। मोहम्मद गौरी ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतने के पश्चात भी उन पर शासन नहीं किया। उसकी मृत्यु के उपरांत उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन सत्ता संभाली। उसके शासनकाल में जिस नए वंश की स्थापना हुई उसे गुलाम वंश कहा जाता है। गुलाम वंश के प्रमुख शासक इस प्रकार हैं। इसके पहले शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक
तुर्किस्तान के उच्च कुल में पैदा हुआ था, किंतु बचपन में ही अपने सगे संबंधियों से बिछड़ गया था। अतः बाल्यकाल में ही दास बना लिया गया। सर्वप्रथम उसे निशापुर यानी कि फारस देश के प्रधान काजी फखरुद्दीन ने खरीदा। तत्पश्चात मोहम्मद गोरी ने उसे खरीदा। मोहम्मद गोरी ने उसके गुणों, कर्तव्यनिष्ठा और स्वामी भक्ति से प्रभावित होकर उसे सैनिक टुकड़ी का नायक बनाया। तत्पश्चात उसे अमीर ए आखुर यानी कि अस्तबल का अध्यक्ष पद प्रदान किया। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के भारतीय साम्राज्य का गवर्नर बना। गवर्नर के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अत्यधिक ख्याति प्राप्त की। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का अनौपचारिक राज्यारोहण लाहौर में किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था और उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया व उसकी एक मंजिल पूरी करवाई। कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। यह माना जाता है कि कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया था, जिनके वे शिष्य थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन की मृत्यु हुई थी। अब आपको मैं आराम शाह के बारे में बताती हूँ। आराम शाह जिसका शासनकाल 1210 से 1211 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को लाहौर में सिंहासन पर बैठाया गया। आराम शाह की अयोग्यता को देखते हुए दिल्ली के तुर्की अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद दास और बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने के लिए आमंत्रित किया। 1211 ईस्वी में आराम शाह ने इल्तुतमिश पर आक्रमण किया, किंतु युद्ध के मैदान में हुए युद्ध में आराम शाह मारा गया। आराम शाह की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। चलिए अब आपको बताते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इसका शासनकाल 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान की इल्बरी जाति का तुर्क था। दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व वह बदायूं का सूबेदार था। 1205 से 1206 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध हुए अभियान में उसकी कार्यकुशलता को देखते हुए गोरी ने प्रसन्न होकर उसे न केवल अमीर उल उमरा का उच्च पद दिलवाया था और साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक से दास्ता मुक्ति का प्रमाण पत्र भी दिलवा दिया था। 1215 ईस्वी में इसने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी यलदौज को परास्त कर हत्या कर दी। 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपने अन्य प्रबल प्रतिद्वंदी कुबाचा का अंत किया। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में मंगोल नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का खतरा
दिल्ली सल्तनत पर मंडरा रहा था, जिसे इल्तुतमिश ने अपनी चतुराई से टाल दिया था। इल्तुतमिश ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत रणथंबोर, जिसका काल है 1226 ईस्वी, मंदौर 1227 ईस्वी, बयाना, सांभर, नागौर 1230 ईस्वी, ग्वालियर 1231 ईस्वी, कालिंजर, नागदा 1231 से 1232 ईस्वी, उज्जैन 1234 ईस्वी और भिलसा 1235 ईस्वी को विजित किया। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुस्तनसिर बिल्लाह ने उसे विशिष्ट अधिकार पत्र प्रदान किया। 1236 ईस्वी में घातक रोग से पीड़ित होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश को जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित किया गया था, तब उसको नासिर अमीर उल मोमनीन उपाधि से विभूषित किया गया था। उसने 40 दल या चहलकर्मी का गठन किया, जो 40 तुर्की सरदारों का गुट था। इसने इक्ता प्रथा का प्रारंभ करवाया। इल्तुतमिश ने टका यानी कि चांदी तथा जीतल यानी कि तांबे आदि सिक्के। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।